नहीं नहीं, अरे वो रानी को भी ऑपरेशन हुआ था तो जैसे पीछे जा रहे हैं मामा मम्मी बुआ तीनों की 26 चल रही है। चलो 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 चलो। ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑडिटर्स कंसिडर। कौन कौन से तो प्रोसीजर? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कॉन्फर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, ये अकेले भी यूज होते हैं और इन कॉम्बिनेशन विद अदर प्रोसीजर्स भी यूज होते हैं। ठीक है ना? उसके बाद फिर ठीक है, they serve as a risk assessment procedure, test of control, substantive procedure depend on the context. मतलब यही प्रोसीजर्स तो यही है। जब कंट्रोल को चेक करते हो तो ये कंट्रोल टेस्टिंग के प्रोसीजर बन जाते हैं, जब रिस्क असेस करते हो तो ये आरएपी बन जाते हैं, और जब ये असर्शंस के लिए करो तो ये क्या बन जाते हैं? एसएपी, सब्सटेंटिव एनालिटिक, नहीं सॉरी, क्या, टेस्ट ऑफ डिटेल बन जाते हैं। मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्लियर है ये? ठीक है ना? तो ऐसे अलग अलग रहता है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मेरी क्लास चल रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो दे सर्व एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जैसा भी कॉन्टेक्स्ट होगा उस हिसाब से। ठीक है, इंक्वायरी बहुत कॉमन है थ्रू आउट द ऑडिट। ठीक है, दीज प्रोसीजर हेल्प इन गैदरिंग ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म कंक्लूजन्स अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट। बच्चों ये हर एक चीज एक क्वेश्चन है यार, ये सब ना मैं क्या बताऊं तुमको, ये सब एक एक क्वेश्चन बन के आ चुके हैं। अब क्या रहता है ना, आपको एकदम एग्जैक्ट कंटेंट नहीं होता तो सब लोग कुछ ना कुछ तो लिखते ही उसमें, फिर एग्जामिनर जो है वो अपने हिसाब से मार्क्स देता है, पूरे मार्क्स देता नहीं है क्योंकि आपका सब वो उससे मैच नहीं कर रहा। ठीक है, चलो। ऑडिट एविडेंस फ्रॉम प्रायर ऑडिट्स माइट बी रेलेवेंट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। मतलब सर्कमस्टेंसेस में रेलेवेंट है वो ऑडिट एविडेंस, ऑडिट के पहले ऑडिट। ठीक है, पिछले वाले ऑडिट के भी कुछ क्या हो सकते हैं, रेलेवेंट हो जाए। ठीक है ना? It can provide appropriate evidence when the auditor needs to establish its continuing relevance. ठीक है ना? क्या होता है कि पुराना रेंट एग्रीमेंट अब अभी भी कंटिन्यू है, तो पिछली बार मैंने रेंट एग्रीमेंट देख लिया था तो उसके नोट्स बना लिए होंगे, वो नोट्स मेरे लिए इस बार भी एविडेंस का काम करेंगे। याद रखो, हाँ? बात यह है कि अग्रीमेंट तो वही चल रहा है ना, 3 साल का अग्रीमेंट था तो 3 साल तक वही काम आ जाएगा ना। पढ़ना एक ही बार, नोट्स एक बार बना लिए, दोबारा पढ़ के नोट्स थोड़ी बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पिछले ऑडिट से आपको काम में आ जाती है। क्लियर है? क्लियर है? दिस एविडेंस कैन बी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज हिस्ट्री, ट्रेंड्स एंड चेंजेस ओवर। क्या मतलब? एंटिटी की हिस्ट्री समझने में, ट्रेंड समझने में, है ना, वक्त के साथ जो चेंजेस हो उनको समझने में क्या होगा, हेल्पफुल। क्लियर है ये? ठीक है ना? फिर क्या है, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा कम अवेलेबल है तो मैं डेप्थ में चेक करूंगा,
डेटा ज्यादा अवेलेबल है तो फिर मैं ब्रॉडली चेक कर लूंगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो उसके हिसाब से एक्सेसिबिलिटी, वैसे एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम ऑडिटर को मोस्टली होती नहीं, क्योंकि ऑडिटर का एक्सेस ऑलमोस्ट हर उस पर होता है। ठीक है ना? ई कॉमर्स एंड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स में लीड टू सोर्स डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब क्या होता है कि मेरे प्रोसीजर्स बदल सकते हैं जब क्या होगा, फिजिकल प्रोसीजर्स ना हो करके क्या हो, फिजिकल प्रोसीजर्स ना हो करके क्या हो, मतलब क्या है ना कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करती हैं। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज है यूएस में भी कागज चलते ही नहीं। भाई मैंने ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर खरीदा तो उसका कागज में बिल थोड़ी भेजते हैं। क्या होता है, ऑनलाइन इनवॉइस भेज देते हैं ईमेल पे। तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज ही है ना आपके पास कुल मिलाकर के, हार्ड में कॉपी तो है ही नहीं। क्लियर है ये? तो ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन तो रिट्रीवेबल भी नहीं होती। फाइल्स चेंज हो गई और बैकअप नहीं है तो कुछ फाइल्स तो अवेलेबल भी नहीं होंगी। आप समझ रहे हो? तो ऑडिटर में नीड टू रिक्वेस्ट रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एंटिटीज डेटा रिटेंशन पॉलिसीज और परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर व्हेन द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो भैया मैं तो बोलूंगा कि भैया डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास रहने चाहिए, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा या तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, और या तो फिर क्या होगा, रिपोर्ट में देखूंगा क्या इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं तो भैया मैं डिस्क्लेमर देने के लिए भी एलिजिबल हूं ना? नहीं? ठीक है ना? डिस्क्लेमर या फिर क्या क्वालिफाइड? हाँ मतलब पूरा डिस्क्लेमर नहीं, मतलब हल्का सा क्वालिफाइड रहेगा। ठीक है ना? चलो फिर क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देखो ये क्या चल रहा है, 1.7 क्या है, ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर्स। सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस ना, तो पहला है ना ऑडिट प्रोसीजर्स, उसी में वन है ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है? अब ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑडिटर्स कंसिडरेशन, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और अब अपन पढ़ रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्लियर है? ठीक है? ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में कुल मिलाकर के हम लोग पढ़ रहे हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वो प्रोसीजर है जिससे हम क्या करते हैं, रिस्क असेस करते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट। कब होते हैं ये, शुरू समझ में आ रहा है, प्लानिंग वगैरह के टाइम पर होंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। क्लियर है? They help in identifying and assessing the risk of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement and assertion levels. मतलब क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी हेल्प करते हैं, ओवरऑल लेवल पे भी हेल्प करते हैं सिस्टम में। जब मैं एंटिटी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ एनवायरमेंट, ये 315 की हेडिंग है ये एक्चुअली। जब मैं ये कर रहा होता हूँ, समझ में आ रहा है, तो मैं रिस्क असेस कर पाता हूँ। ठीक है? और वो रिस्क फ्रॉड के कारण, एरर के कारण, किसी भी कारण से हो सकते हैं। ये प्रोसीजर क्रूशल है प्लानिंग के लिए। समझ में आ रहा है? प्लानिंग द ऑडिट इफेक्टिवली एंड डिटरमिनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट अप्रोच। ये वापस क्यों बताया मैंने ये चीज? ये तो पहले भी जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के टाइम पे भी तो ये बताया ही है। तब हमारा टॉपिक चल रहा था कि रिस्क असेस, मैंने बोला था ना रिपीट होंगी चीजें, कंटेक्स्ट डिफरेंट है ना। हम पहले क्या पढ़ रहे थे कि रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, तो उसमें प्रोसीजर आया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिट में क्या क्या प्रोसीजर करते हैं। तो देखो हम ये भी करते हैं, हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी करते हैं। आ रहा है समझ? बस जस्ट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद बदल गया, हम
प्रोसीजर प्रोसीजर का डिस्कशन कर रहे हैं, कॉमन है, वही सेम बात है, बट अभी प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो सारे पढ़ रहे हैं, फिर वो स्किप नहीं कर रहा ना, रिपीट है। पहले उसने ये बताया कि कब करना है, यहाँ पे बताया कि प्रोसीजर्स में है क्या क्या। देखो, सब चीज का व्हाट भी पढ़ेंगे और हाउ भी पढ़ेंगे। जब चीजों का व्हाट पढ़ेंगे, समझ आ रहा है, तो उसके लिए दूसरे टॉपिक पे भी भागना पड़ेगा। भाई रिस्क असेस कैसे करोगे, रिस्क असेस कैसे करोगे? प्रोसीजर परफॉर्म करके। प्रोसीजर का मतलब क्या? ऑडिटर जो भी काम करता है एविडेंस निकालने के लिए, तो बात कनेक्ट हो गई। अब पहले ऑडिट एविडेंस बताता तो रिस्क असेसमेंट के टाइम पे भी यही सवाल आ सकता था, बट लॉजिकली पहले क्या आता है? रिस्क असेसमेंट। तो हमने रिस्क असेसमेंट में पढ़ लिया प्रोसीजर, बट एक्चुअली में प्रोसीजर्स के बारे में सेपरेटली वो बताता है कि भाई ऑडिटर कौन कौन से प्रोसीजर करता है, तो उसमें एक रिस्क असेसमेंट भी है, उसमें फिर ऑडिट एविडेंस फाइंडिंग के वाले सब्सटैंटिव भी है। नहीं आ रहा समझ? इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका रिपीट डिस्कशन आ रहा है, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। तुम इसको ये मत मानो कि पूरा सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? जब वो प्रोसीजर का मीनिंग बता रहा है तो वो रिस्क असेसमेंट की बात भी कर ले। प्रोसीजर में तो ये भी आते हैं ना, ये क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है ना, प्रैक्टिकली ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकली तुम स्किप कर दो, पर एकेडमिकली तुम फंस जाओगे ना। ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, मेन हेडिंग अलग चल रही है। तो ठीक है, ऑडिट अच्छा करने के लिए ये जरूरी है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा? ईओसी। ईओसी क्या था? एग्जिस्टेंस, ऑपरेटिंग इफेक्ट, नालायक, कंटिन्यूटी, असर्शन नहीं है। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, ये देखते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जो आपने बताया। इसमें डिजाइन भी बताया था मैंने, ठीक है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, और टीओडी करते हैं तो assertions, ठीक है। चलो, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें आती हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, है ना, देख रहे हैं। सब्सटैंटिव में हम क्या देख रहे हैं? टीओडी और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिट प्रोसीजर टू डिजाइन इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। ठीक है, they focus on assessing whether control are operating as intended and effectively mitigating risk. Mitigating मतलब रिस्क को कम करना। ये प्रोसीजर एसेंशियल है to understand the reliability of internal control environment and determining the extent of substantive procedure required. मतलब NTE कितना रहेगा इसको डिसाइड करने में आपको क्यों कौन हेल्प करेगा? TOC, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, या CT मतलब कंट्रोल टेस्टिंग आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द NTE ऑफ ST से SSP, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ठीक है, क्लियर है? द पैराग्राफ discusses the importance of considering the nature and timing of audit procedure along with risk assessment procedure and further audit procedure. इसमें ये भी पता चल रहा है नीड टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। क्यों हम कंट्रोल टेस्ट करते हैं, क्यों इसको हमको समझना जरूरी, क्यों इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना जरूरी। चलो बताओ, which of the following audit procedure may serve as risk assessment procedure, TOC और substantive procedure? डी सब ही है ना, ठीक है। When may evidence from previous audit provide appropriate audit evidence? ठीक है, ठीक है, ठीक है।
है ना? फिर क्या है? The nature and timing of audit procedure may be influenced by the availability of electronic data. अरे यार, नहीं नहीं, मेरे पास आंसर नहीं है, मैं अरे मतलब होगा मेरे पास भी, मैं निकाल लूं। हाँ, ये फर्स्ट ही टॉपिक का है ना? नहीं, ये सेकंड टॉपिक का है। हाँ ठीक है, सेकंड का। फिर सेकंड वाले का सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, थर्ड वाले का क्या है? बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। फोर्थ का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा। फिफ्थ का क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब सब्सटैंटिव। नहीं तो उसमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है और सब्सिक्वेंट प्रोसीजर ये इसका भी नोट्स। नहीं, वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर वो उसके बाद के है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद के। हाँ पर इसमें जो लिखा है नोट्स में, इसमें पीओसी एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स है। हां, पीओसी एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स लिखा है लेकिन ऑप्शन में, नहीं तो सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स तो पार्ट ही होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। नहीं तो, लेकिन इसमें पूरा ऑप्शन मिला है। हाँ, पूरा ऑप्शन तो सही नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन होता कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर, तो फिर अपन बात सब्सिक्वेंट लिख के डिको निकल क्या एनालिटिकल को काट के कंट्रोल लगते हैं। सब्सटेंटिव लिखते हैं। सुनो ना, सी वाले में डिटेल्स को काट क्या कर दो? कंट्रोल्स। ठीक है? सर लेकिन होता तो सब्सटैंटिव में दोनों कवर हो गए। सब्सटैंटिव में दोनों कवर हो गए। ठीक है, चलो, कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सर इंटरनल बैच कब से चालू है पूरा? कल से। तो मैं ये पूछा था कि टाइमिंग जल्दी कर सकते हैं अब तो अच्छी आ नहीं रही। अब तो अच्छी अंशिका आ नहीं रही है तो टाइमिंग जल्दी हो सकती है। हाँ, आ नहीं नहीं ना, वो नहीं आ रही ना, वो ऑनलाइन कर लेगी अभी, कल उसका फोन आया था। सही ने बताया ना। हाँ तो क्यों ये कैसे पता चलेगा? सुबेरे देखो, सुबेरे, अरे नहीं यार, सुबेरे में इंटर का बैच वो कर दिया ना। तो हम लोग ऐसे मॉनिटर में बैठ सकते हैं फिर बैठना चाहिए। अबे एफएम एसएम अभी चालू ही नहीं कर रहा ना। पहले नहीं चालू करता। हाँ तो दो लोग के चक्कर में पूरा पड़ेगा और तो बर्बाद कर रखे। मैं फ्री हो रहा हूँ 2 बजे के आसपास। 3 बजे एक घंटा पूरा 3 बजे आएगा। अबे तू पहले क्यों नहीं बोली ये, जब तक हम लोग सोच रहे थे? सबसे पहले ही बोलना चाहिए। सुनो ना, सुबह 7 से 8:30 करना, तो बताओ। उठ भी जाएंगे तो उसके बाद भी कर सकते। हाँ है ना, मेरा 8:30 से बैच रहता है, और वो लोग बहुत रोते हैं सुबेरे आने में, हम लोग आएंगे, हम लोग नहीं रोएंगे, फाउंडेशन वाले। हम लोग नहीं रोएंगे, हम लोग आएंगे। सुबेरे का क्या है ना, यूटिलाइजेशन हो जाता है यार पूरे दिन का, मुझे ये लगता है। नहीं तो 10 बजे तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा हम लोग पढ़ने के लिए। नहीं, 8:30 बजे बैच रहेगा ना मेरा। अरे नहीं, हम लोग तुम लोग को सेल्फ पर्सनल सेल्फ स्टडी। उठते ही 10 बजे है। हाँ सही में 10 ही बजे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो 7:15 से करते हैं, है ना? 7:15, 7:20 नहीं,
7:15 से मैक्सिमम 7:30 रहेगा, 7:15 रखते हैं, ठीक है ना, पर मैं 15 मिनट का मार्जिन लेकर के रखूंगा। मैं अगर 7:15 आ गया, तो मैं 7:15 क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे वो रहेगा 7:30 बजे तक। एक्चुअली मैं उस समय कान्हा का स्कूल का वो रहता है, मैं सिर्फ वो ध्यान में रख रहा हूँ एक्चुअली। फिर क्या होता है, फिर वो हौच पौच 2-3 दिन में सेट हो जाएगा, मैं बिल्कुल पक्का टाइम बता दूँ, ठीक है। फिर 7:30 7:15 से वही 8:30 8:30 पे ही आते हैं वो, नहीं तो मुझे 5 मिनट तो चाहिए रहेंगे मुझे, है ना, तो सवेरे बढ़िया पढ़ते हैं कल से कल से। क्या तो तू कल से ही नहीं आ रहा? हाँ, सैटरडे मंडे ट्यूसडे नहीं कल सुबह सुबह क्यों शुरू मैं वीडियो देखूंगा यार, क्यों कर रहा है सो जाऊंगा। ठीक है, चल, है ना। अब हाँ, अब मेरे को याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ। मैं तेरे को बताता हूँ, तू मेरे को याद दिला। हाँ, मैं क्रिकेट जाता हूँ ना, तो वो मेरा दोस्त मुझे 6:30 बजे फोन करता है सुबह, जी उठ जाओ, चलना है, तैयार हो जाओ, ऐसा वाला। जो आपको क्रिकेट तो वो नहीं होगा, संडे को बस। संडे को रहता है ना, मतलब सैटरडे भी रहता है, लेकिन सैटरडे में वैसे भी नहीं जाता क्योंकि 8:30 बजे बैच रहता है, तो सैटरडे तो मैं नहीं जाता हूँ। उन लोग की सैटरडे भी छुट्टी रहती है, वो लोग जा रहे हैं ना कल, ठीक है। मैं वैसे संडे को नहीं जा पाऊंगा इस बार, नहीं कल तो मैं आ कान्हा जाऊंगा। कान्हा का ओलंपियाड है। नहीं कल तो मैं आ जाऊंगा, मंडे ट्यूसडे तो नहीं आऊंगा। हाँ तो ठीक है, संडे 3 बजे की ट्रेन है तो हाँ तो फिर तो आराम से आ जाएगा। संडे को तो क्लास नहीं, चलो ठीक है, सुबह नहीं देता। अरे मेरे को भी ये वाला टाइम मिल जाएगा ना, मैं भी यूटिलाइज कर पाऊंगा, है ना। चलो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सबसे पहले, है ना, कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो क्या होते हैं कंट्रोल्स की? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कि कंट्रोल अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। कंट्रोल का काम क्या है? प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर लिख लेना। मैं लिखूंगा ना इसका मॉड्यूल, तो मैं पूरा सुधार दूंगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा है कि नहीं। और उसके 6 ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर आपको याद हो तो। ये याद है 6 कौन से? अरे वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड प्रिवेंट करना, एरर प्रिवेंट करना, कंप्लायंस सारे हो जाना, हाँ मतलब जितने भी थे, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट, तो वो सारे भी इंक्लूड कर सकते हो, जबकि सजेस्टेड आंसर में नहीं होगा, ये मॉड्यूल का है, मॉड्यूल में कंटेंट। ठीक है, फिर क्या है? पर्पस। तो पर्पस क्या है? चेक करने का पर्पस क्या है कि भैया ये देखना कि कंट्रोल ढंग से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, और रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन द एंटिटी सिस्टम। अगर आप ऑब्जेक्टिव भी करते दोगे इंक्लूड, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। फिर क्या है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो डिटेक्टिंग मटेरियल स्टेटमेंट एट द असर्शन, समझ में, ये प्योर बात है। वो ऑडिट प्रोसीजर्स जिससे कि मैं असर्शन लेवल पर प्रॉब्लम निकालू। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि डायरेक्टली लेजर लेवल पर, समझ रहा है कि इंडिविजुअल लेजर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको जब मैं फाइंड आउट करने जाता हूँ, अमाउंट्स वगैरह की टेस्टिंग करने जा रहा हूँ ना, लेजर के टाइम पीरियड की या क्लासिफिकेशन की, वही बात है। मतलब असर्शन की जब मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूँ, तब क्या है, वो कौन से प्रोसीजर कहलाते हैं? सब्सटेंटिव। जब मैं कंट्रोल चेक कर रहा होता हूँ, तो मैं इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जा रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं जा रहा होता हूँ। ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। फिर क्या है? comprises test of detail and substantive analytical
प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें दो चीजें आती हैं, सब्सटैंटिव और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और टीओडी। क्लियर है? ठीक है, टीओडी एसपी, ठीक है, एक इसके अंदर आता है एसपी के अंदर। टीओडी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस या अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर। स्पेसिफिक वो क्या होता है? टीओडी। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स में, ठीक है, involves analyzing financial information for plausible relationships, ठीक है ना। और फिर क्या, हेल्प आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस और इनकंसिस्टेंसी। सबसे मेन बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं बेटा, ये लिख के आ गए तो सब चल जाएगा। पूरे कीवर्ड्स वो साइडलाइन करती है, ठीक है। अच्छे से सेंटेंस फ्रेम ना हो लेकिन कीवर्ड्स ज्यादा लिखे हुए हैं। बिल्कुल मिलेंगे, ये वही तो नोट्स है, ये देखो ना, ये वही तो है। नहीं, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसीजर में दो हैं, रिस्क असेसमेंट और अदर। अदर में दो हैं, टीओसी और सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव में दो हैं, टीओडी और एनालिटिकल। और टीओडी में वाउचिंग और वेरिफिकेशन। वाउचिंग बेसिकली ट्रांजैक्शन की होती है, वेरिफिकेशन होता है बैलेंस। वैसे इसमें एक और चीज आएगी, डिस्क्लोजर। आ रहा है समझ? ठीक है ना। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिट में? मेन पर्पस क्या है? वैल्यूएटिंग द, ठीक है ना। Substantive procedure are designed to which of the following is an example of substantive procedure? Examining individual transactions for accuracy. फिर फोर्थ क्या है? What is the aim of test of detail in an audit? ठीक है, तो substantive analytical procedures involve चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग बताओ। पढ़ो इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि नोट्स जो अकाउंट्स में एजिंग दी हुई है ट्रेड पेबल की, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 6, ठीक है, शेड्यूल 3। अब द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर एजिंग, ठीक है। टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो यस क्या क्या कर रहा है? ट्रेड को बोला, हाँ अच्छा। तो accountant is responsible for proper aging. Auditor wants to verify whether aging of trade payable made in financial statement is proper or not. Identify what he is trying to do. Huh? Specific disclosure.
इसमें जो आंसर दिया है वो गलत है एक्चुअली. ही इज रीपरफॉर्मिंग द कंट्रोल विच वाज मैंडेटेड. मतलब गलत नहीं है, लेकिन एक पहलू लेकर के आंसर दे दिया है. हाँ, Test of details, examining specific disclosure, test of detail. हाँ तुम्हारा सही, लेकिन बुक में ये दिया है ना कि रीपरफॉर्म कर रहा है. Marks नहीं, एग्जामिनर नॉलेज बेस पे नहीं चेक कर रहा. समझ गए? तो देखा देखो कौन सी है तो मार्क्स करेगी. वो खुद भी एजिंग कर रहे हैं ना. देखो बुक के आंसर से तो मतलब, बाकी अगर इससे बाहर का आता है तो तुम किस हिसाब से लिख लो, अपने नॉलेज के हिसाब से जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है. बट अगर बुक का आता है तो फिर भैया जैसा आप बोल रहे हैं, आ रहा है समझ? ठीक है ना. चलो फिर, on perusal of financial statement, auditor finds that notes to accounts containing aging of ये हो गया यार, CS Surya Gayatri is conducting audit of an entity. During the course of audit, she made oral inquiries from the head accountant regarding preparing of BRS every month and has been laid down by the management. Discuss whether inquiries as stated above would provide satisfaction to her that controls in respect of preparing BRS statement have been operated effectively. क्या होगा बताओ? देखो इसमें तो BRS में तो है ही, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना. Inquiry alone ordinarily does not provide sufficient audit evidence. ठीक है ना. Mere inquiry does not lead to obtaining of sufficient appropriate audit evidence. Should be conducted in combination with the third. हाँ. CA Surya Gayatri should verify whether proper bank reconciliations have been carried out monthly as stipulated by the management. ठीक है ना. Only then she'll be sure about operating effectiveness of controls in this regard. किसमें ये होना चाहिए क्या, रीपरफॉर्मेंस वाला ऑडिट पूछिए. बट देखो बहुत जेनरिक क्वेश्चन है और स्पेसिफिक आंसर है. आ रहा है समझ? स्पेसिफिक आंसर इसलिए बोल रहा हूँ, इन लोगों ने इंक्वायरी वाले प्रोसीजर को मेन फोकस कर दिया. ज्यादा लोग आंसर इंक्वायरी और इंस्पेक्शन को लेंगे. कायदे से इसका ज्यादा आंसर उसमें आना चाहिए ना. परफॉर्मेंस और हाँ मतलब इंक्वायरी तो आना ही चाहिए, पर रीपरफॉर्मेंस तो आना ही चाहिए ना. उसके एग्जांपल में बुक में लिखा है. नहीं नहीं इसमें दिया नहीं है, बट हमको जरूर रीपरफॉर्मेंस सजेस्ट करना चाहिए. ठीक है, चलो ठीक है. थर्ड, company has stipulated that a control that reconciliation of its record showing quantitative details of its property, plant and equipment are carried out at irregular, है ना. रिकंसिलेशन कर रहे हैं वो रेगुलर इंटरवल पे विद फिजिकल वेरिफिकेशन, हर थोड़े टाइम में गिनते रहते हैं. ऑडिटर हैज फाउंड दैट सच रिकंसिलेशन आर बीइंग कैरिड आउट एज स्टिपुलेटेड. ठीक है, ऑडिटर ने देखा कि हाँ भाई ये रिकंसिलेशन हो रहा है, तो ये कंट्रोल प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है. डिस्कस कि भैया ये रिलायबिलिटी बढ़ा देगा क्या उसका इंटरनली जनरेटेड एविडेंस विद इन द कंपनी. Internally generated evidence are more reliable when internal controls are effective. ठीक है ना. यही वाला है इसमें. Management is carrying out reconciliation at regular. It means control have operated effectively. The reliability is generated is increased, internally is increased
when the related control over its preparation and maintenance imposed by the entity are effective. थोड़ा और फैला के लिखा है, अपन ने सीधे बोल दिया इंटरनली, तो इंटरनल कंट्रोल ओवर इट्स प्रिपरेशन मेंटेनेंस एंड इम्पोज बाय एंटिटी. ठीक है. चलो अब आते हैं अपन लोग assertions पे. तो बताओ assertions क्या होते हैं. मैनेजमेंट एक्चुअली ना, मैनेजमेंट आपको अकाउंट देके कह रहा है कि देखो भैया ये सब कंप्लीट है, देखो इसमें तुमने जो जिस लेजर में डाला है उसी लेजर में आएगा, देखो ये उसी टाइम पीरियड का है, देखो ये सही अमाउंट से किया हुआ है. पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट जो जो बोल रहा है वही तो है असर्शन, और वही तो ऑडिटर क्या करेगा, चेक. आ रहा है समझ. एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट यानी कि बोल कर या इनहेरेंटली, इम्प्लाइडली, ठीक है ना, एम्बडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इन्हीं चीजों को तो मैं चेक करके करने जा रहा हूँ ना, इन्हीं चीजों से तो तय होगा कि फाइनेंशियल्स जो है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं. तो ऑडिटर्स यूज असर्शन टू कंसिडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल. ठीक है ना. तो असर्शंस ही हैं जिससे कि मैं ये तय कर रहा हूँ कि क्या चीज मिस स्टेटमेंट है. असर्शंस फॉलो नहीं हुए हैं तो मिस स्टेटमेंट है. क्लियर है ना. Assertions in the financial statement. Management implicitly or explicitly making assertions regarding recognition, measurement, presentation, or disclosure of financial statement elements. मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं इसमें. ब्रॉडली कोई भी आइटम, जैसे फिक्स एसेट खरीदा तो वो रिकॉग्नाइज कितने पे होगा, रिकॉग्नाइज होगा कि नहीं होगा, किराए से ले रहे हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म में प्रॉब्लम जाती है. मेजरमेंट मतलब की वैल्यू करना उसकी, समझ में आ रहा है. प्रेजेंटेशन की मतलब कि वो किस हेड में, किस लेजर के अंदर, कहाँ अलग से दिखेगा, मिक्स होकर के दिखेगा. और डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट, नोट्स जो अकाउंट्स में कुछ आएगा क्या उसका, उसके बारे में कोई डिस्क्लोजर आएगा. ठीक है. चलो अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ये रहता है कि भैया एक्चुअल जो चीज है, अरे तुमने AS19 किया होगा, हायर परचेज ट्रांजेक्शन जो है वो इन सब्सटेंस क्या है, मतलब इन फॉर्म क्या है, बताओ. फॉर्म क्या होता है हायर परचेज का, उस ट्रांजैक्शन का फॉर्म क्या होता है कि किराए से दे रहे हैं, गुड्स किराए से दे रहे हैं. सब्सटेंस में क्या होता है कि गुड्स बेच रहे हैं, वो जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट है. तुम लोगों ने तो किया है ना हायर परचेज, तो कैसे रिकॉर्ड करते हो हायर परचेज ट्रांजैक्शन में. असेट रिकॉर्ड करते हो जब हायर परचेज पे खरीदते हो या देते हो, तो मतलब जब खरीदते हो तो जो हायर परचेज पे गुड्स लेता है उसकी बुक्स में असेट दिखता है कि नहीं दिखता, दिखता है ना. जबकि लीगल डॉक्यूमेंट का बना होता है कि हम तुमको किराए से दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मकसद किराए से देने का नहीं होता है. वो जो उसकी जो इंस्टॉलमेंट वैल्यू रहती है उसमें से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्यों निकालते हो, क्योंकि जब अग्रीमेंट बनता है तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि भैया ये किराया है. लीगल फॉर्म लीज का होता है. इन सब्सटेंस एक्चुअल में क्या होता है, लोन का, कि गुड्स बेचे और लोन दिया. लीगल क्या होता है, किराए से दिया. नहीं आया समझ. तो सब्सटेंस मतलब रियल चीज, और फॉर्म मतलब कि जिस फॉर्म में को दिख रहा है. मैं इस मोबाइल को किराए से लिया नहीं, कितने टाइम के लिए, 15 साल के लिए. तो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किराए से, बट एक्चुअल में मैंने खरीद लिया है ना. 15 साल चलेगा ये मोबाइल. फिर इसका मतलब कि आपने, आपके पास कहने की बात है कि आप किराए से, आप एक्चुअल में खरीदे ही रहे हो उसको. आप जो उनको पैसे दे रहे हो वो किराया नहीं, वो उसको इसके खरीदने की इंस्टॉलमेंट्स ही है. समझे कि नहीं.
ठीक है, फिर क्या है, अब ये सबसे मेन है, बाय हार्ट होना चाहिए, आ रहा है समझ, ठीक है, ये रट लेना सबसे मेन है, ये आर्टिकलशिप में भी सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस का रहता है। जब मैं ट्रांजेक्शन चेक कर रहा हूँ ना, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स, तो मैं ये देख लूँ कि वो हुआ है कि नहीं, सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, एक्यूरेसी अमाउंट को लेकर के, मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कह सकते हो, कट ऑफ उसी टाइम पीरियड का है कि नहीं, है ना, क्लासिफिकेशन सही लेजर में गया है कि नहीं। अब यहाँ से दूसरा चालू हो गया, एक्चुअली में वो धोखे से थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है, और यहाँ से तीसरा चालू है। तो बैलेंसेस के क्या असर्शन है, एग्जिस्टेंस जो दिख रहा है वो है कि नहीं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो एसेट दिख रहा है वो तुम्हारा ही है कि नहीं, कंप्लीट में सारे एसेट रिकॉर्ड हो गए क्या, वैल्यूएशन मतलब जिस वैल्यू पे दिख रहे हैं उस वैल्यू के हैं कि नहीं, एलोकेशन मतलब डेप्रिसिएशन, अरे मतलब डेप्रिसिएशन या जितना जितना पीएनएल में राइट ऑफ होना है वो सब सही से हो रहा है। Class of transaction, balance, redistribution. एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो वैल्यूएशन एलोकेशन सही वैल्यू पे दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, जो डिस्क्लोज्ड है वो हुआ है या नहीं हुआ है, और वो तुम्ही से रिलेटेड है या नहीं है, जल्दी बता दिए क्या, फिर से बताऊं, नहीं आप बताते हैं ये वाला बता, जो भी डिस्क्लोजर दिख रहा है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ रहे, जो दिख रहा है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ रहे, और कंप्लीटनेस में जो भी कुछ हुआ है वो दिख रहा है कि नहीं, कंप्लीटनेस मतलब कुछ छूटा नहीं है, और अकरेंस मतलब कुछ झूठा नहीं दिख रहा। ट्रांजेक्शन में जो अकरेंस है, बैलेंसेस में वही चीज एग्जिस्टेंस है, बैलेंसेस में एग्जिस्टेंस मतलब जो बैलेंस दिख रहा है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ट्रांजेक्शन में अकरेंस मतलब जो दिख रहा है, अकरेंस मतलब जो दिख रहा है वो एक्चुअल में हुआ है कि जो हुआ है वो दिख रहा है कि नहीं, कंप्लीट, कि सारे ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं क्या, कुछ छूटा तो नहीं। क्लासिफिकेशन सही लेजर में गया कि नहीं, जिस लेजर में दिख रहा है उसी लेजर में जाना चाहिए था कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि लायबिलिटी ये एक्सपेंस था तुमने एसेट लिख दिया उसको, ठीक है। कंप्लीटनेस मतलब सारे डिस्क्लोजर दिख रहे हैं कि नहीं, क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि सही तरीके से क्लासिफाई किया है कि नहीं, और इस तरीके से लिखा है कि नहीं कि यूजर को समझ में आए,
नहीं तो पता चला कि वो कर लिया। वैसे अंडरस्टैंडेबिलिटी की हमारी प्रॉब्लम उतनी नहीं होती कि अगर हम कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि शेड्यूल 3 के हिसाब से हमको देखना होता है उसका प्रेजेंटेशन। तो क्लियर है? फिर एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, जहां जहां वैल्यू करने की जरूरत है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में वो सब करती है कि नहीं। एक्यूरेसी मतलब कि सही दिख रहा है कि नहीं, देख लो एक बार, बाय हार्ट होना चाहिए। ट्रांजैक्शन के कौन से हैं, बैलेंसेस के कौन से हैं, और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के कौन से। ये असर्शन में तब से करा रहा हूँ जब से मॉड्यूल में नहीं थी, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग असर्शन पे ही काम करते थे ना मेनली। कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, क्या पर्पस है? असर्शन ही वो है जो कि वो चेक करता है, और असर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेसी, यानी मिस स्टेटमेंट किस बेस पे बोल रहे हो आप? अरे सर, मिस स्टेटमेंट किस बेस पे बोल रहे हो आप? असर्शंस के बेस पे। असर्शन फॉलोड नहीं है मतलब मिस स्टेटेड। अरे सर, यानी मैटर सिर्फ अमाउंट का नहीं, डिस्क्लोजर का भी है। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये पूरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर पूरा असर्शन के हिसाब से ही डिजाइन होता है। क्लियर है? हाँ चलो, असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, ठीक है ना? तो ये नोट्स बेस्ट नोट्स का। चलो ठीक है। असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, ठीक है क्या? चलो, which of the following is an assertion about account balance? एक सेकेंड, बैलेंस शीट का है तो अकाउंट बैलेंसेस के कौन कौन से हैं? कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, प्रेजेंटेशन तो होगा ही ना, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वो है अलग अलग चीज हाँ, तो फिर कंप्लीटनेस होगा। ठीक है चलो, एक्यूरेसी इज एन असर्शन रिलेटेड टू क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। अरे यार ये तो बहुत डिस्क्लोजर नहीं, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का अकाउंट बैलेंस सबका है। एक्यूरेसी तो देखोगे ही ना, मतलब जो नोट्स को सब कंट्रोल करना है हाँ लेकिन दो में तो है ही ना। उसमें एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन है।
बच्चे ऐसे हैं ना टू बी स्पेसिफिक। नहीं नहीं, ये इसके आंसर के पॉइंट से बोल रहा है कि मतलब बुक में जिस तरीके से दिया है तो आंसर क्या होना चाहिए, बस वो वाली बात है। ठीक है चलो। Assertion about existence of asset, liability and equity interests. Assertion related to proper presentation and description of financial statement is अरे हैं तो आंसर। ठीक है, तुम्हारे में नहीं होंगे, हो सकता मेरे में हो। क्या एक आध पेज आगे बढ़ गया क्या? चलो ठीक है। Notes on assertions in financial statements. ठीक है ना, 1.8.1 है। बस तो है ही नहीं है 1.8.1 1.1 की बात है 1.8.1 अरे हाँ यार, ये नहीं, अरे हाँ यार, मैंने भी वही देखा है। क्या हो रहा है ये? यहाँ पे क्या हो गया? एक सबका नोट्स अलग अलग हो गए। ये अलग है, ये जो इसको डालेंगे ये अलग है, कौन सा? आपने आज ही निकाल लिया है ना? हाँ मैंने वीडियो देख लिया। आज कितने, 9 फरवरी है। कौन से पेज पे अपन? 16 थोड़ा सा नीचे कीजिए ना हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कौन से? ओके, कौन बोल रहा हूँ?
भी PPI की बहुत सारे स्टडी देखे हैं तो होता है न्याय भी उसने प्रैक्टिस किया था स्कूल में पीपीटी चार्ट होता है हाँ चलो, तो assertions are representations by management, ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गया कैटेगरीज ऑफ assertions, ये है तुम्हारे नोट्स में, इसमें अच्छा लिख रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले बैच से कलर डाल देंगे अबे फीस तो अभी बहुत कम रखी मैंने वैसे, ठीक है। अगले बैच से बोला था मैंने सर फिर आप इसकी वो बुक बनवाइएगा आपकी फोटो हाँ यही तो करना बच्चा है हाँ वही तो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नोट्स कर लूँ क्योंकि बहुत बढ़िया नोट्स हैं, बहुत ही शानदार, मतलब मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैं सबको देखे सबके बकवास है, पता है जिस हिसाब से मैं, हाँ या तो वो पूरे के पूरे एज इट इज है और टॉपिक्स उड़ाए हुए हैं, समझ रहे हो, मॉड्यूल के टॉपिक्स उड़ा दिए होंगे, तो मॉड्यूल में से टॉपिक्स उड़ाते हैं और फिर खुद उस कंटेंट में से भी उड़ाते हैं हाँ तो वो बड़ा दिक्कत वाला काम है, वो मुझे फिर सही नहीं लगता, जिसको उनको ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है वो ज्यादा लिखते ये वाले जैसे ये मेरे को पता है कैसे लग रहा है, जैसे शुभम सिंगल सर ने लॉ की समरी नोट्स बनाए थे ना, ये वैसे टाइप का ऑडिट किया है। अच्छा सही है, मतलब हमने पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं किया था, हमने बहुत जैसा ये है ना वैसे टाइप में हमने किया था, उसकी वो लॉ की उनकी जो समरी बुक थी ना वो बहुत फेमस है, काम की, बहुत फेमस भी बहुत है वो। चलो सही, ठीक है ना, तो ऑडिटर्स कंसिडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कैटेगराइज इनटू 3 मेन कैटेगरीज, ठीक है ना, ट्रांजैक्शंस के अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, ये तो हो गया था ना, अब ये रहा assertions इन ऑडिट, ठीक है ना, तो assertions अबाउट, तो अकरेंस मतलब जो भी रिकॉर्ड हुए हैं वो एक्चुअली में हुआ है, वो एंटिटी से रिलेट भी करता है, सर ये पीछे वाला कार्ड लेके ट्रांजैक्शंस उसी में होते हैं ना, ये भी तो कैटेगरी ही है ना, क्या पीछे वाला कार्ड लेके ये उसी की डिटेलिंग है ना, वो सिर्फ लिखा हुआ है, जो मैं लिखवा रहा था ना वो ऑलरेडी इसमें है, कंप्लीटनेस, ऑल ट्रांजैक्शंस दैट शुड बी रिकॉर्डेड आर इंक्लूडेड, इसका ऐसा था शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, हैव बीन रिकॉर्डेड, है ना, एक्यूरेसी, डेटा करेक्ट है और अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हो रहा है, कट ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में दिख रहा है, क्लासिफिकेशन करेक्ट अकाउंट में दिख रहा है, ठीक है, मेन फोकस वाली बातें आइडेंटिफाई करके रखना, समझ में आ रहा है, मैं जेनरिक बोल जा रहा हूं लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक बात है, ठीक है, एग्जिस्टेंस, ये सब
एग्जिस्ट एक्चुअली, है ना, बुक्स में तो है, इसमें भी दिख रहे हैं कि नहीं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो असेट लायबिलिटी दिख रहे हैं, असेट आप ही के अधिकार हैं और लायबिलिटी आप ही की ऑब्लिगेशन, ठीक है। कंप्लीटनेस, सारे बैलेंसेस रिकॉर्ड हो गए जो भी हो जाने चाहिए। वैल्यूएशन एलोकेशन, बैलेंसेस आर करेक्टली वैल्यूड एंड एलोकेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पीपी में जैसे कि एलोकेशन जैसे डेप्रिसिएशन है ना, कि एसेट थोड़ा थोड़ा पीएनएल में एलोकेट होता जाता है, वैसे कोई भी चीज जो फिक्स्ड एसेट है उसमें से थोड़ा थोड़ा अगर ये राइट ऑफ होता जा रहा है तो वो किस में आ जाएगा, एलोकेशन। कि ऐसे फर्नीचर है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में और वैसे आएगा। नहीं 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 नहीं, एलोकेशन का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर assertions about presentation, occurrence, disclose event, actually occurred, ये actually वर्ड नहीं आया है इसमें, एक्चुअली थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है ना, and relate to entity. All necessary disclosure are included in the financial statements. All are included. Classification, ठीक है, appropriately presentable है. Financial and other information disclosed are fair and at appropriate amount. Flexibility in expressing assertions, है ना, नेक्स्ट पेज में नीचे का टॉपिक दिखा था उसमें है ना। चलो, तो ऑडिटर कैन एक्सप्रेस assertions differently as long as all aspects are covered. इस लाइन का क्या मतलब है, तुम अकरेंस को कुछ भी बोलो बट चेक अकरेंस होना चाहिए, नहीं आया समझ में। अकरेंस का मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअल में अकर हुआ है कि नहीं, तुम बोल रहे हो मैं तो रियलिटी चेक कर रहा हूं, तो तुम उसको रियलिटी बोलते हो लेकिन करो वही जो लिखा है, तो कह रहा है कि भैया तुम एक्सप्रेस उसको बिल्कुल डिफरेंटली कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं, ये एक्चुअल बात चल रही है, ठीक है। For example, combining assertion about transaction and events with assertion about account balances. ठीक है, मतलब मिक्स हो सकते हैं, अकाउंट बैलेंस के जो हैं वही किस में लग रहे हैं, ट्रांजैक्शन वाले कुछ इसमें भी लग रहे हैं, तो आप कंबाइन कर दे रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना, बड़ी बात नहीं है वैसे भी ये कोई, ठीक है। एडिशनल असर्शंस फॉर गवर्नमेंट एंटिटी, अच्छा गवर्नमेंट एंटिटी के लिए, अच्छा मुझे बताओ इस असर्शन में कहीं पर भी ये आया लॉजिक, लॉजिक क्या एक असर्शन हो सकता है, पर मैं वो चेक करने नहीं जाता हूँ। लॉजिक एक ऐसा मतलब कि लॉजिकल, यानी ये ट्रांजैक्शन करना भी चाहिए था कि नहीं, ऑडिटर ये चेक कर सकता है ना कि ये ट्रांजैक्शन क्यों किया, समझ रहा है, लॉजिक ऑफ ट्रांजैक्शन, दिस कुड बी एन असर्शन बट दिस इज नॉट एन असर्शन, क्यों, क्योंकि हमारा पर्पस ही नहीं होता, नहीं आया समझ में, हमारा पर्पस क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आ रहा है समझ, तो मैं कोई बिजनेस की एफिशिएंसी थोड़ी चेक करने जा रहा हूँ, अरे यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए था बिजनेस, मैं कोई इनको प्रॉफिटेबिलिटी पे सजेशन देने जा रहा हूँ, ठीक है। जब आप गवर्नमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो उसमें ये भी एक असम्पशन होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं ना हम, तब पैसा किसका लग रहा है, जनरल पब्लिक, तो हम ये भी देख रहे हैं कि भैया फिजूल खर्ची तो नहीं, तो फिजूल खर्ची मेरा नॉर्मल असर्शन नहीं है,
गवर्नमेंट एंटिटी में है, समझ गए? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी में एडिशनल असर्शंस हो सकते हैं, थोड़े से डिफरेंट। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो ठीक है, कानून के हिसाब से हुआ है कि नहीं? ठीक है ना? असर्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये सब बताते हैं, असर्शन, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, क्वांटिटी, है ना? और ऑथेंटिसिटी इंफॉर्मेशन की इन्हीं के थ्रू चेक होती है। तो सबसे मेन तो एक्चुअली में असर्शन है, ये तो कहानी वाली बात है। कैश इन हैंड का क्या करोगे? एग्जिस्टेंस, समझ में आ रहा है? अवेलेबिलिटी फॉर एक्सपेंडिचर एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, यूटिलाइजेशन, करेक्ट वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ये सब चीजें चेक कर लोगे। ये तो खैर तुमको सैकड़ों की तादाद में आने वाले हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो। ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना? ठीक है, इसमें बस समराइज कर दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो एग्जांपल, इलस्ट्रेशन ऑफ असर्शन। कैश इन हैंड कैसे करोगे? Firm had rupees 10,000 in valid notes and coins available for expenditure and accurately recorded in the books. ठीक है, firm owns, assertion बताना, इसमें assertion बताओ। पहले वाले में, पहले वाले में है existence। चलो इसमें बताओ, firm owns वाले में rights and obligation, historical cost, valuation, physical existence, proper productive utilization, क्लासिफिकेशन। क्यों? मान लो प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है तो वो करंट एसेट है, तो वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, उसका क्लासिफिकेशन डिफरेंटली होना चाहिए, ग्रुपिंग बदल जाएगी ना। सर वैल्यूएशन में भी है। हाँ, फिर वैल्यूएशन भी आएगा, क्योंकि फिर वैल्यूएशन किस पे होगा? एनआरवी। एनआरवी और कॉस्ट, तो वो तो, हाँ ठीक है, इसको कॉस्ट पे ही करते हैं। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन। चलो, अंडरस्टैंडिंग असर्शन। असर्शन बताते हैं ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस आइटम। कुछ assertion expressly stated है, others are implied, contributing to overall representation of financial statement. हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गलती हो सकती है जिसके कारण यूजर को फर्क पड़ जाएगा, वो मटीरियलिटी है। आ रहा है समझ में? तो जिन चीजों से यूजर को के डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ता है, उन सब चीजों को इन लोगों ने किसमें इंक्लूड कर रखा है? assertions। क्लियर है ना? एक्सप्लिसिट मतलब कि बोल के कि देखो ये चेक कर लेना, और कुछ चीजें ऐसी कि अरे ये तो करोगे ही ना, मतलब ये बताने की जरूरत थोड़ी है, इम्प्लाइड हो गया। ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल एक लायबिलिटी आइटम है सिक्योर्ड लोन, तो इसमें क्या होना चाहिए? रिक्वायर्स स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक लेंडर नेम, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रेट फॉर अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो आपका ये कंप्लीशन या पूरा कब कंप्लीट होगा? जब ये सारी डिटेल आती है। नेगेटिव असर्शन कैन बी expressed or implied, indicating the absence of certain items like contingent liability or on assets like buildings. ठीक है कि नहीं? वो एक्चुअली में नेगेटिव पॉजिटिव सेम ही है। एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो तो ये भी चेक करो कुछ नहीं है कि नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस दोनों करोगे तो सब चीजें कवर हो ही जाएगी। क्लियर है ना? Every financial statement aims to present a comprehensive picture of entity's financial position and operation. ऑर्डर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट असर्शंस दोनों के बेस पे क्या करता है? ओपिनियन फॉर्म करता है। क्लियर है? चलो, असर्शन की इंपॉर्टेंस। असर्शन इंश्योर क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी।
in financial reporting. Auditors rely on these assertions to verify the authenticity and reliability of financial information. ठीक है? These notes emphasize the significance of assertion in financial statement using examples such as cash in hand and plant and machinery to illustrate how assertions are impliedly or explicitly stated. ये तो summary है. एक बार read कर लो. मतलब पूरा जितना अभी तक देखा है एक बार वापस से recap कर लो. सर इसमें डेप्रिसिएशन वाले में कंप्लीटनेस हो सकता है Depreciation वाला तो valuation वाला क्योंकि इसमें लास्ट में एक एग्जीक्यूट क्राइटेरिया accuracy वो transaction चलो बढ़े आगे. One of the most important thing is audit trail. क्या होती है audit trail? देखो audit trail ऐसे समझ लो जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसे ग्राउंड चल करके गया तो उसका आप चेक कैसे करोगे?
फुटप्रिंट से। तो फुटप्रिंट्स क्या हो गए? ट्रेल, कि आप जहां वो है वहां से उसको पीछे ट्रेस करते करते आ सकते हो कि वो कहाँ से आया। आ रहा है समझ में? तो ये तो एक ही ट्रेल हो गया। मतलब पॉइंट ये है कि वो वहां तक आया, फिर पता चला कि उसको चोट लगी थी, है ना, तो पता चला कि वो फर्स्ट एड के बॉक्स के पास मिला आपको। फर्स्ट एड के बॉक्स के पास से फिर खून बह रहा था, समझ में आ रहा था, तो फिर वहां गए, वो सेकेंड ऑडिट ट्रेल। फिर वहां पर एक टेबल का कोना था, समझ में आ रहा है, तो ऐसा लगा कि हाँ इसमें उसका हाथ लगा हो। वहां कॉफी बिखरी हुई थी, वहां से थोड़ी थोड़ी गिरते गिरते पहुंचे थे अपन किचन में, पहुंच गए। पॉइंट समझो, ये क्या है? ऑडिट ट्रेल। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो ऑडिट ट्रेल का मीनिंग यहाँ पर ऑफिशियल लिखा हुआ है, मैं तुम लोग को देसी भाषा में समझा रहा हूँ। A documented flow of transaction from source to its financial statement entry। मतलब समझो कि सेल, सबसे पहले कोई व्यक्ति ग्राहक दुकान में आया होगा और तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स दिख रहा है। मैं तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को चेक करने आया हूँ, तो मैं पिछले साल का अकाउंट्स का ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैंने एक सेल की एंट्री देखी। तो मैं सेल की एंट्री से वहां पहुंचना चाहता हूँ कि किस दिन ग्राहक आकर के मांग रहे थे तुमसे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे बनते हैं, सीक्वेंस क्या होता है। छोटी एंटिटी मत सोचना रिटेल वाला, बड़ी सोचो 1000 करोड़, ऑर्डर सोचो कम से कम 2-2.5 करोड़ का होगा। अरे समझ, तो पहले उसका रिक्विजिशन आया होगा, फिर मान लो कि तुम्हारा कार की मैन्युफैक्चरिंग, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो उसने इतनी कार की रिक्विजिशन डाली हो, फिर उसका स्टॉक चेक किया होगा, उसकी एक इंक्वायरी हो सकता है कि स्टोर वालों के पास गई है, तो इतनी इन्वेंट्री है कि नहीं है, या कितने कब तक बना पाएंगे, समझ ना रहा है? कितना डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, समझ ना रहा है? फिर उसको बोला गया होगा कि हाँ हम आपको इतने डिलीवर कर देंगे, फिर नेगोशिएशन हुआ होगा, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। समझ में आ रही है बात? ये सब आप चेक कर सकते हैं एक अकाउंटिंग एंट्री के लिए। आप उसके बिल्कुल सोर्स तक क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। Documented flow of transaction from source to financial statement entry used to establish authentication and integrity of transaction. ठीक है? Tracks system and user activity aiding in fraud prevention and internal control. ठीक है? क्या बोल रहे हैं? Tracks system and user activity, ठीक है ना, एडिंग इन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड इंटरनल कंट्रोल। मतलब सिस्टम ट्रैक करता है, हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होगा तो ऑडिट ट्रेल आसान होती है। इलेक्ट्रॉनिक उसमें ऑडिट ट्रेल मिसिंग होती है, पता है आपको ये बात? इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल्स में ऑडिट ट्रेल मिसिंग होती है। समझो, पहले लोग किसी फैक्ट्री में एंटर करते थे तो रजिस्टर में साइन करके करते थे, वो क्या है? ऑडिट ट्रेल। अब क्या करते हैं, मान लो कार्ड है, कार्ड टच किया वो खुल गया, समझ ना रहा है, तो क्या हो रहा है? अब इसमें ऑडिट ट्रेल नहीं हो रही क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब उसका भी रिकॉर्ड होने लग गया, मतलब बहुत पहले से होने लग गया है, बहुत बात की बात है। तो जिसका कार्ड है टच हुआ, वो इंडिविजुअल लेवल पर क्या होता है, उसकी एंट्री होती है कि इस कार्ड नंबर की एंट्री इस वक्त पे हुई और इस वक्त पे वो बाहर गया। समझ आ रही है ये बात? क्लियर है? तो ऑडिट ट्रेल मतलब शुरू से एंड तक किसी ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक में ये मिसिंग होती है। पर्पस क्या है? फ्रॉड रिड्यूस कर देता है, फ्रॉड, एरर और अनऑथराइज यूज। किसी भी जगह में प्रॉब्लम होती है, देखो समझो, ठीक है, मान लो कि तुम बताओ एक होटल में एक बार खाने में चूहा निकल गया था, तो वो चूहा प्लेट तक में आ गया, मतलब उनने जब लिया तो वो प्लेट में आ गया। अरे सर, मिस स्टेटमेंट है। क्लियर है? अब लेट्स ट्रैक इट। क्लियर है? तो वो सबसे पहले कहाँ गए, जहां से उसने निकाला, तो वो जो मतलब क्या बोलते हैं, जो भी हांडी थी या जिसमें भी था, वहां चूहा चढ़ सकता था क्या? तो चांसेस है कि वहां पर नहीं आ सकता था। अरे सर, नीचे आग जल रही थी या वो बहुत ऊंचे में था, जो भी था। सेकेंड, वो जो है उसमें किससे डाला गया, तो हो सकता है कि कोई एक गंज होगा,
जिससे ला करके उस डोंगे में उन्होंने सब्जी डाली होगी। क्या चूहा कूद के उस डोंगे में चला गया होगा? तो देखो चूहा फ्राइड है क्या, तो इसका मतलब कि डोंगे से नहीं आया, और पहले से हो सकता है कि तलते समय कढ़ाई में ही क्या रहा हो, चूहा रहा हो। अरे समझ, जब उसका वो पेस्ट रखा, आप पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि जब आप कोई चीज को ट्रैक कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम देखो। मैं कह रहा हूँ चूहा नहीं भी आया तो भी अगर कोई व्यक्ति ये देख रहा है कि खाने की क्वालिटी सही है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, तो भी जब वो हर एक चीज को देख रहा है तो वो देख रहा है कि अरे यार ये गंज तो इन लोगों ने ऐसी रखी है यहाँ, और यहाँ आसपास इतना साफ सफाई नहीं है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो सकती है। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या ये? ठीक है ना? चलो, तो एनहांसेस इंटरनल कंट्रोल एंड डेटा सिक्योरिटी, ये पर्पस है किसके? ऑडिट ट्रेल के। ट्रेल होनी चाहिए तो क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल बेटर होगा, डेटा सिक्योरिटी बेटर होगी, क्योंकि किस पॉइंट से क्या हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, ये पता लग जाएगा। जब हम लोग ऑडिट करते थे ना, तो जितने भी लोग थे, इवन आर्टिकल्स, सबके नाम से एक लैपटॉप इशू होता है, और वो लैपटॉप आपके नाम पर रजिस्टर होता है, आपके पास एडमिन लॉगिन नहीं होता है, समझ में आ रहा है? सबके नाम पर रजिस्टर होता है। एक भी वर्ड डॉक्यूमेंट आपने उसमें क्रिएट किया, एक भी ईमेल किया है, कुछ भी किया है, वो सारा कुछ सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है, और वो आपके नाम से रजिस्टर्ड है, समझ रहा है? मतलब जब बूट होगा तो आपका नाम दिखेगा कि ये इस बंदे का लॉगिन है। तो आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे वो उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के देखोगे तो आपका नाम होगा। हाँ, ठीक है ना? तो वो मिलते ही मिलता है। क्लियर है? तो इससे क्या तय हो जाता है? इससे ट्रेल पता लग जाएगी। कभी भी एक डॉक्यूमेंट है, डायरेक्टली पता लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट कहीं पर भी पहुंचा हो। आप समझो, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा लीक हो रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट कहीं पर भी जाए, जब तक उसके कंटेंट कोई कॉपी करके दूसरे उसमें पेस्ट ना करे, अगर वो डॉक्यूमेंट में हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी से पता लग जाएगा ये किसके लैपटॉप से निकला। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये? होते ना, फर्म के नहीं होते, एलएलपी के होते ना। फर्म तो वो है ना, डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन टैक्स ऑडिट तो होते ही है, ठीक है ना? ठीक है, फिर क्या है? हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम एरियाज, कैन एड इन रीबिल्डिंग इवेंट्स एंड इंश्योरिंग सिस्टम ऑपरेशन। ये सब पर्पस और बेनिफिट है किसके? ऑडिट ट्रेल, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, ठीक है ना? और रीबिल्डिंग इवेंट्स, इन्वेस्टिगेशन होता है तो क्या होता है? पुलिस वाले एक्चुअली में क्या करते हैं? पुलिस वाले किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन ट्रेल बेसिस पे ही तो करते हैं। अरे समझ, कि कोई भी कत्ल मर्डर हुआ तो फिर उसका पूरा ट्रेल एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? फिर क्या है? इन लोग को देना है क्या? नहीं आपको चाबी अभी ऐसा कुछ नहीं है ना? वहां मत रख, यहाँ ऊपर रख। हाँ, इसमें हाँ नीचे ही लगी। कल नहीं लगाते यार, मंडे से लगाते, कल मेरा नया बैच भी है, तो फिर मैं थक जाऊंगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना? कल इंटर का की फर्स्ट क्लास है, तो परसों से करते हैं अपन। कल क्लास है नहीं थी। नहीं, कल शाम को रख लगा लेते हैं, फिर संडे मिल जाएगा तो मंडे से मॉर्निंग से कर लेंगे। 12, ठीक है? फिर क्या है? कॉस्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है? तो ऑडिट ट्रेल में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है? involves cost in terms of system expenditure and time for data analysis. Automated tools can help
एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑडिट ट्रेल डेटा। ऑटोमेटेड टूल की जगह तो क्या आ जाएगा, AI। AI कैन हेल्प एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑडिट ट्रेल डेटा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? इंपॉर्टेंस टू ऑडिटर्स, इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन ऑडिटर्स, भाई ऑडिटर में कॉन्फिडेंस आ जाता है। हेल्प्स वेरीफाई इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। देखो, ऑडिट ट्रेल से आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट के कंट्रोल कितने पक्के हैं। देखो, हर चीज हर जगह रिकॉर्ड हो रही है, तो ऑडिट ट्रेल बहुत प्रॉपर मिलेगी आपको, और उससे आपका सिस्टम पे भरोसा जो है वो बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट की कंट्रोल पे कंट्रोल जब भी लगाए जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन का उसमें स्कोप होता ही होता है। क्लियर है? फिर असिस्टेंट वेरीफाइंग ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन ऑथराइज है उनको आप चेक कर सकते हो। ट्रेल मतलब समझो जो भी इवेंट हुआ है ना, अप्रूवल हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक कर सकते हो उसी वर्ड से बना हुआ है ट्रेल। आ रहा है ना समझ में? ठीक है ना? एनहांसेस रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर किसी की ट्रेल मिल गई तो मतलब कि ऑडिट एविडेंस, वो रिलायबिलिटी आपकी उस एविडेंस पर क्या हो जाएगी, बोलो। ये समझ में आ रहा है? अब ये एक लाइन बस शुरू का डिफाइंड है, बाकी सब अलग कर दिया है लोगों ने नोट्स वोट्स से, लेकिन आता है फिर 4 नंबर का, तो फिर समझ नहीं आता कि इसमें इतना डिटेल में क्या क्या लिखते हैं। तो ये 4 मेन पॉइंट्स जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ऐसे नोट्स भी नहीं है ना फिर। देखो देखो ऐसा दिया हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ है ये, देख रहे हो, और वो पूरा इस तरीके से बढ़ गया है। ठीक है ना? इसी पैराग्राफ की समरी है इसकी। ठीक है, ठीक है, चलो बाकी कल कर लेंगे। स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा ना?